राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक कली हनुमाणी का ज्ञान पहुंच सके और सबको इस दिव्य ज्ञान की संगति प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं इस कथा को अच्छे से समझने के लिए पिछली कथा के अंतिम लाइनों को ले रहा हूँ। बुद्धि काया। उर्वा ने उत्साह और उत्सुकता में हनुमान जी को बीच में ही टोक दिया था। वह बोला, हमें बुद्धि काया के बारे में बताइए देव, मैं बहुत उत्साहित हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने जीवन के पिछले 2 दशकों की तुलना में पिछले 2 घंटों में अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्धि काया किरदार को कैसे पूर्ण करना चाहती है? अतीत को सुधारने और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करके हनुमान जी ने कहा, आपकी बुद्धि काया भविष्य की कल्पना करती है और अतीत की स्मृतियां खंगालती है। जब आप अपराध बोध से अथवा अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ इच्छा करते हैं तो उस इच्छा के पीछे निश्चित रूप से आपकी बुद्धि काया है। जब आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं या कुछ ऐसा करने की इच्छा रखते हैं जिसका परिणाम भविष्य में मिलेगा तो वह बुद्धि काया की इच्छा है। तो पूर्ण के बारे में बुद्धि काया की अवधारणा है एक ऐसा वर्तमान जिसके साथ एक आदर्श अतीत और आदर्श भविष्य संलग्न हो। दूसरे शब्दों में, बुद्धि तब आपको पूर्ण मानेगी जब आपके अतीत में सुधारने के लिए कुछ न बचा होगा और आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बुद्धि की यह अवधारणा मूर्खतापूर्ण है। काल आकाश का यह प्रपंच ऐसा है कि आप एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो दूसरा लक्ष्य दृष्टिगोचर हो जाता है। और जहां तक आदर्श अतीत की बात है, हर किसी के अतीत में धब्बे होते हैं। अब हमें विवेक काया के बारे में बताइए देव, उर्वा ने उत्सुकता से कहा। चिरंजीवी गुरु बोले, आपकी विवेक काया मानती है कि एक व्यक्ति स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वह मानती है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह कई किरदारों से बना है। इसलिए आपके किरदार को पूर्ण करने के लिए आपकी विवेक काया अन्य किरदारों के साथ नए संबंध बनाने की चेष्टा करती है और पहले से बने रिश्तों को सुधारने की चेष्टा करती है। जैसे आपकी भौतिक काया अपने आसपास की चीज़ों को उपभोग्य और गैर उपभोग्य के रूप में चिन्हित करती है, वैसे ही आपकी विवेक काया अन्य किरदारों को शत्रु और मित्र आदि के रूप में चिन्हित करती है। आपकी विवेक काया कुछ किरदारों को आपके किरदार से दूर ढकेलने और अन्य किरदारों को आपके किरदार के समीप लाने की इच्छा रखती है। यदि दूरी को बदलना कठिन हो तो वह हर संभव तरीके से अन्य किरदारों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की इच्छा रखती है। आपकी विवेक काया यह सब करने की चेष्टा कैसे करती है? अन्य किरदारों के साथ विचार, वस्तुएं और समय साझा करके। मैं अपने कबीले में कुछ परिवर्तन लाने की इच्छा रखता हूँ देव, उर्वा ने सत्तावादी स्वर में कुछ ऐसा कहा कि अन्य मातंगों को आश्चर्य हुआ। जब मैं मुखिया बन जाऊंगा तो मैं इस इच्छा को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करूंगा। क्या यह मेरी आत्मा की इच्छा है या मैं केवल अपनी विवेक काया की इच्छा की अनुकृति कर रहा हूं देव? हनुमान जी ने कहा, परिवार, मित्र मंडली, समुदाय, जनजाति, गांव, नगर, वर्ग, जाति, राज्य आदि आपकी विवेक काया द्वारा खींची गई सीमा रेखाएं हैं। इन रेखाओं से अन्य किरदारों की आपके किरदार से दूरी का अनुमान लगता है। उदाहरण के लिए, विवेक काया की दृष्टि में आपके परिजन और मित्र आपके समुदाय के जनों की तुलना में आपके अधिक समीप हैं। सामान्य तौर पर आप किरदारों को इन सीमा रेखाओं से केवल इसलिए बाहर नहीं ढकेल सकते कि वे आपकी विवेक काया की दृष्टि में आदर्श व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने किसी परिवार के सदस्य को केवल इसलिए अपने परिवार से बाहर नहीं कर सकते कि वह आपकी विवेक काया की दृष्टि में जैसा एक परिजन होना चाहिए वैसा नहीं है। जब आपकी विवेक काया यह मानती है कि अन्य किरदार उसके पूर्ण की अवधारणा में सही नहीं बैठते हैं तो वह उनके आचरण और व्यवहार को बदलने की इच्छा करती है। यदि आप सत्ता में हैं तो आप नियम बनाते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं हैं तो आप चिल्लाते हैं और अन्य किरदारों के बारे में अपनी राय दूर दूर तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हाँ उर्वा, आपके कबीले के कामकाज में परिवर्तन लाने की आपकी इच्छा निश्चित रूप से आपकी विवेक काया की इच्छा है। मानवीय रिश्तों को बहुत अधिक अहमियत देने वाली उर्मी को विवेक काया के बारे में जानकारी विचित्र सा लगा। वह बोली, देव, मेरे परिजन और मित्रगण
मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और भावनाओं में जोड़ घटा का गणित तो होता नहीं है, परंतु विवेक काया द्वारा रिश्ते बनाने की इच्छा तो पूरी तरह गणित पर आधारित लगती है। विवेक काया तो पूर्ण को शतरंज फलक की तरह मानती है और अन्य किरदारों को प्यादे मानती है जो मुख्य किरदार से आदर्श दूरी पर स्थित रहने चाहिए। भावनाएं अंश द्वारा पूर्ण होने के प्रयास का उप उत्पाद है और अंश को पूर्ण करने का प्रयास सभी कायाएं करती हैं, केवल विवेक काया नहीं। इसलिए भावनाएं सभी कायाएं उत्पन्न करती हैं। हनुमान जी ने बताया। आह शतरंज फलक। उर्वा ने उर्मी की ओर कृतज्ञता पूर्वक देखते हुए कहा, इसी उदाहरण की मुझे खोज थी। धन्यवाद उर्मी। विवेक काया की पूर्ण के बारे में अवधारणा शतरंज फलक की तरह ही तो है। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने इस उदाहरण का इस्तेमाल सकारात्मक संदर्भ में नहीं किया। उर्मी ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, प्रियजन कोई शतरंज के प्यादे नहीं हैं जिनके साथ खेला जा सके। उर्वा बोला, उर्मी इसके बारे में अपने पूर्वाग्रहों से बाहर आकर सोचो। विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा एक फलक की तरह ही तो होती है। चलो उसको विवेक फलक नाम दे देते हैं। जैसे शतरंज फलक पर वर्ग होते हैं जिनमें प्यादे रखे जाते हैं, वैसे ही विवेक फलक पर संकेंद्र वृत्त होते हैं। उन सभी वृत्तों का एक ही केंद्र होता है जहां मुख्य किरदार होता है। एक वृत्त में जीवन साथी होता है, एक वृत्त में परिवार होता है, एक वृत्त में मित्र होते हैं और एक वृत्त में समुदाय होता है। विवेक काया का मानना है कि एक बार इन सभी वृत्तों में आदर्श किरदार आ जाएं और सभी रिश्ते सामंजस्य में आ जाएं तो मुख्य किरदार पूर्णता अनुभव करेगा। आदर्श रिश्ते बनाने और बने हुए रिश्तों को सुधारने अथवा समाप्त करने से संबंधित सभी इच्छाएं विवेक काया की इसी मान्यता के कारण पैदा होती है। जब ये इच्छाएं पूर्ति की दिशा में बढ़ती हैं तो हम सकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं, अन्यथा हम नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं। आप मानो या ना मानो, जहाँ तक रिश्तों की बात है, हम सब एक दूसरे के विवेक फलक पर रखे प्यादे मात्र हैं। उर्मी बोली, अपनी भावनाओं को दरकिनार करके आपको जो तुच्छ रस मिलता है उसका आनंद लो। आपकी छवि एक मस्त मौला की बन गई है और आप उस छवि में फंस गए हो। उसी छवि के कारण आप भावनाओं का उपहास करते हो। उर्वा बोला, मुझे उस छवि में फंसे होने का बोध है, परंतु मैं विवेक फलक के उदाहरण का प्रयोग भावनाओं को छोटा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे कथन को मिथ्या रूप में ग्रहण कर रही हो। उर्मी ने शांत स्वर में कहा, नहीं उर्वा, मैंने तो हनुमान जी से विवेक काया को अच्छी तरह से समझने के लिए प्रश्न किया। आप ही यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो कि रिश्ते शतरंज के प्यादों की तरह होते हैं। नहीं उर्मी, शतरंज के प्यादों को भूल जाओ, शतरंज के खेल को भी भूल जाओ। शतरंज के फलक को आधार बनाकर मैं एक विवेक फलक की कल्पना कर रहा हूँ। उर्वा ने स्पष्ट किया, मैंने केवल यह कल्पना करने की चेष्टा की कि विवेक काया की पूर्णता की अवधारणा क्या है। भौतिक काया और बुद्धि काया के विपरीत विवेक काया का मानना है कि व्यक्ति स्वयं पूर्ण नहीं हो सकता, उसे पूर्ण होने के लिए अन्य व्यक्तियों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। निश्चित रूप से विवेक काया की दृष्टि में पूर्ण जो भी है वह कई किरदारों से बना है। उस कई किरदारों से बनी इकाई की तुलना मैं एक फलक से कर रहा हूँ, एक ऐसा फलक जिसके ऊपर मेरे जीवन के सभी किरदार स्थित हैं। हनुमान जी ने वार्ता में वापसी की। यही कारण है कि मन और आत्मा के रहस्यों को समझते समय रूपकों और सादृश्यों का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। तकनीकी विवरणों से न भटके। जैसे ही कोई सादृश्य आपको सत्य से दूर खींचना शुरू कर दे, वैसे ही उस सादृश्य को छोड़ दें। उर्वा, मैं समझ सकता हूँ कि आप शतरंज फलक के सादृश्य का उपयोग किस संदर्भ में कर रहे हैं। आप इसका उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक आपको यह बात स्पष्ट है कि विवेक काया शतरंज नहीं खेल रही है। वह तो विवेक फलक के विभिन्न वृत्तों को भरने के लिए आदर्श टुकड़े खोजने का प्रयास कर रही है। और उर्मी, मैं आपके दृष्टिकोण को भी समझ रहा हूँ। विवेक और बुद्धि में अंतर करने में बड़े बड़े बुद्धिमान मात खा जाते हैं। बुद्धि और विवेक प्रायः एक दूसरे पर सत्ता करने की चेष्टा करते हैं। कवि विवेक को हृदय कहते हैं और बुद्धिमान जन विवेक को बुद्धि समझते हैं। विवेक को ठीक से समझने में त्रुटि होती है क्योंकि समझने का कार्य बुद्धि करती है और बुद्धि प्रायः विवेक को ठीक से नहीं समझती। आपकी बात सही है कि विवेक जोड़ घटा अथवा हानि लाभ देखकर रिश्ते नहीं बनाता। जो रिश्ते व्यावसायिक होते हैं उनको बनाने के पीछे बुद्धि की इच्छा होती है, विवेक की नहीं। बुद्धि भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है,
विवेक वर्तमान में ही किसी के साथ जुड़ना चाहता है। कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको बनाने के पीछे बुद्धि और विवेक दोनों की संयुक्त इच्छा होती है, परंतु संयुक्त इच्छा होते हुए भी ये दोनों आपस में लड़कर बार बार इस बारे में संदेह पैदा करते हैं कि रिश्ता सही है या नहीं। विवेक की इच्छाएं सदा निस्वार्थ होती हैं, क्योंकि आपके किरदार को पूर्ण बनाने का उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी नहीं है, अपितु सामूहिक होता है। दूसरी ओर बुद्धि के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के कारण उसकी इच्छाओं में सदा स्वार्थ का गणित होता है। कई बार बुद्धि और विवेक एक ही इच्छा करते हैं, परंतु विपरीत कारणों से। मित्रता का संबंध ही ले लो, आप दो कारणों से किसी के साथ मित्रता करने की इच्छा कर सकते हैं। एक तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपकी बुद्धि मित्रता को एक लेन देन के संबंध के रूप में देखती है, जिसमें आप आशा करते हैं कि भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ने पर मित्र आपकी सहायता करेगा। दूसरा इसलिए कि आप उस व्यक्ति के साथ एक निस्वार्थ लगाव अनुभव करते हैं। आपकी विवेक काया उस व्यक्ति को अपने समीप लाने की इच्छा करती है। उर्मी बीच में ही बोल पड़ी, बिल्कुल देव, यही तो मैं कह रही थी कि रिश्ते निस्वार्थ होते हैं। कुछ रिश्तों में तो हम जीवन भी बलिदान कर सकते हैं, जैसे कि माता पिता के साथ संतान का रिश्ता। हनुमान जी ने कहा, दूसरे किरदारों के लिए अपनी आवश्यकताओं का त्याग करने की इच्छा तब अंकुरित हो सकती है जब आपकी विवेक काया अन्य किरदारों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण भाग मानती है। भाग किसका? अपनी पूर्ण की अवधारणा का, पूर्ण का नहीं। जो असल में पूर्ण है उस परमात्मा के लिए तो सब समान है, परंतु विवेक काया के पूर्ण की अवधारणा में कोई भी अधिक महत्वपूर्ण है तो कोई कम महत्वपूर्ण। परंतु विवेक काया के पूर्ण की अवधारणा में कोई अधिक महत्वपूर्ण है तो कम महत्वपूर्ण। देव, विवेक काया अन्य किरदारों का मूल्य कैसे निर्धारित करती है? तर्क के आधार पर या विशुद्ध रूप से सहज भावना के आधार पर? उर्वा ने पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, विशुद्ध रूप से एक सहज भावना के आधार पर। जब आपकी विवेक काया किसी किरदार के संपर्क में आती है तो वह अनायास और अनजाने में उसका स्थान निर्धारित कर देती है। वह निर्धारित करती है कि कौन किरदार उसके समीप आना चाहिए, दूर जाना चाहिए या जहाँ है वही रहना चाहिए। उसी निर्धारण से रुचि या अरुचि की भावना जन्म लेती है। यदि विवेक काया से यह प्रश्न किया जाए कि वह किसी व्यक्ति में रुचि या अरुचि क्यों ले रही है, तो वह अपनी भावना को तर्क का समर्थन नहीं दे सकती। विवेक काया को तर्क करना नहीं आता, तर्क के लिए उसे बुद्धि काया की सहायता लेनी पड़ेगी। बुद्धि काया ही तर्क कर सकती है, क्योंकि तर्क के लिए कल्पना और स्मृति की आवश्यकता होती है जो बुद्धि काया के पास होती है। यही कारण है कि हम बुद्धि और विवेक को एक ही मान लेते हैं, विवेक को सही तरह से नहीं समझ पाते। बुद्धि काया और विवेक काया दो अलग मानसिक कायाएं हैं। विवेक काया केवल अनुभव करती है, वह स्वयं संवाद भी नहीं कर सकती, क्योंकि भाषा ज्ञान भी बुद्धि के पास है। भाषा के प्रयोग के लिए स्मृति में संग्रहित शब्द भंडार की आवश्यकता होती है और वाक्य बनाने के लिए कल्पना की। अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना दोनों बुद्धि काया के पास हैं, और बुद्धि काया विवेक काया द्वारा उत्पन्न भावनाओं को प्रकट करने अथवा उनके पीछे तर्क ढूंढने का कार्य कितनी बुरी तरह से करती है यह तो सब जानते हैं। उर्वा ने आह भरी, बहुत बुरा काम। वास्तव में उर्मी ने सहमति प्रकट की। जब रिश्तों की बात आती है तो भौतिक काया भी बुद्धि काया से अच्छा संवाद कर लेती है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आंसू अक्षरों से बेहतर और चेहरा पृष्ठ से बेहतर है। उर्वा ने कहा, भौतिक काया संवाद नहीं कर सकती। आंसू तथा चेहरे के भावों द्वारा वह विवेक काया की भावनाओं को अपने ढंग से प्रदर्शित करती है। वह अन्य किरदारों के साथ वस्तुएं साझा करके तथा उनके लिए कुछ करके भी विवेक काया की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। उर्वा के मन में एक विचार आया जो उसने प्रकट नहीं किया। मेरी विवेक काया उर्मी को संसार के किसी अन्य किरदार से अधिक महत्व देती है। इन अंतरंग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरी विवेक काया भौतिक काया की सहायता लेना चाहती है। इसलिए उर्मी के साथ एक होने की मेरी इच्छा विशुद्ध रूप से भौतिक नहीं है। इस इच्छा को मेरी विवेक काया का समर्थन भी प्राप्त है। चिरंजीवी हनुमान ने कहा, जब प्रभु श्री राम अयोध्या से अपने राज्य पर शासन कर रहे थे तब अधिकांश नागरिक उनसे प्रेम करते थे और उनके निर्णयों का समर्थन करते थे। भले ही वे आदर्श राजा थे, उनके भी आलोचक थे। उनके प्रबल समर्थक आलोचकों से तर्क करके उन्हें समझाने और मनाने का प्रयास करते थे, परंतु कोई लाभ नहीं होता था। कुछ समर्थक तो आलोचकों को दुष्ट भी घोषित कर चुके थे। इससे पहले कि उन दो समूहों के बीच घृणा का बीज अंकुरित होता, प्रभु राम ने संतों से आग्रह किया कि वे विवेक काया के बारे में ज्ञान का प्रचार करें।
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात समर्थकों को समझ में आ गया कि प्रभु राम जैसे आदर्श और विराट व्यक्तित्व से द्वेष करना भी मानवीय स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। भले ही आपका कबीला कुछ ही जनों का समूह है, परंतु उनमें से भी कुछ जन आपसे द्वेष करते हैं उर्वा, आप उनसे कैसे निपटोगे? उर्वा ने कहा, कोई बात नहीं देव, पूर्ण के बारे में उनकी अपनी अवधारणा है। उनके विवेक फलक पर जनजाति के मुखिया की जगह चिन्हित है। उनका मानना है कि मैं उस जगह को भरने के योग्य नहीं हूँ। यही कारण है कि वे मुझसे द्वेष करते हैं। इसमें कुछ अनुचित नहीं है, अपितु मैं तो उनसे सहमत हूँ। मेरी विवेक काया को भी लगता है कि मेरा किरदार इस जगह को भरने के योग्य नहीं है। मैं अपने आप से द्वेष करता हूँ। मैं कई बार स्वयं सोचता हूँ कि देवताओं ने मुझ में क्या देखकर इस महान जनजाति का नेतृत्व करने के लिए चुना है। मैं तो केवल एक सामान्य व्यक्ति हूँ। हनुमान जी ने कहा, यह तो असामान्य है। सामान्य तौर पर जन स्वयं को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके परिवार और समुदाय में उनका बेहतर स्थान होना चाहिए। वे अपने स्थान को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उर्मी, आप कोई प्रश्न करना चाहती हैं? हाँ देव, उर्मी ने कहा, जो जन मुझसे अभी द्वेष करते हैं, क्या वे सदा मुझसे द्वेष करेंगे? क्या कोई उपाय नहीं है जिससे कि उनका विवेक मुझसे राग करने लगे? हनुमान जी ने सुझाव दिया, अपने बारे में अधिक जानकारी साझा करें, स्वयं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। यदि आपने सही ढंग से स्वयं को उनके सामने प्रकट किया और इसके पश्चात भी वे आपसे द्वेष करते हैं, तो आप केवल यह आशा कर सकते हैं कि उनके पूर्ण की अवधारणा कभी बदलेगी और उस अवधारणा में आपका स्थान बेहतर हो जाएगा। मित्रों, आगे की कथा की चर्चा अगले भाग में की जाएगी। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। राधे राधे।